हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का साइंस कवर कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो हम लोग इसमें जो पीछे वाले क्लास में केमिकल रिएक्शन को समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, और अलग-अलग एक्टिविटीज़ भी देखा था कि कैसे एक्टिविटीज़ करके हमने देखा था कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, उसको दर्शाने के लिए एक इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है। और तो हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमने एक्टिविटी 1.1 किया था, तो उसने क्या बताया था, ये बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं किसके प्रेजेंट में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर इस चीज़ को आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, उसको दर्शाना हो, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, उसको ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो दिया गया कि द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, यानी कि जो जो सिंपलेस्ट वे है, जो आसान तरीका है कि हम लोग इसको राइट किस वर्ड इक्वेशन में लिखे, तो द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी। तो क्या होगा कि अगर सबसे सिंपल फॉर्म में भी अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि मैग्नीशियम, ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया गया। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्या किया गया, जलाया गया इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें उसके बाद मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझना होगा। इसमें दो चीज़ मिलकर रिएक्ट कर रही है, एक तो मैग्नीशियम जो जलाया जा रहा है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जब मैग्नीशियम को जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। यहाँ पे एक 1.1 इसका नाम दे दिया गया। नाम दिया गया इसलिए कि आगे आपको समझने में आसान होगा। तो ये चीज़ वर्ड इक्वेशन में लिखा गया, किस इक्वेशन में लिखा गया, तो वर्ड इक्वेशन में लिखा गया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और भी शॉर्टर में लिख सकते हैं, तो उसी चीज़ को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग समझेंगे। दिया गया है द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन 1.1। तो यहाँ पे रिएक्शन 1.1 दिखाया गया है ऊपर, जिसमें क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस इस केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट आपको समझ में आ गया कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जैसे डांस में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग डांसर बोलते हैं। तो जो कम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद जो नए जो सब्सटेंस है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो बना अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला बना, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोला गया, यहाँ पे वो प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिला कोई रिएक्शन के बाद, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे सीधा सीधा इसमें दिखाया गया, इस डायग्राम में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, तो दिया क्या गया है कि ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। और जो ये वर्ड इक्वेशन है, ये क्या दिखा रहा है कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदला, उसको एक एरो, यहाँ पे एक एरो देख रहे होंगे, ठीक है, इस एरो के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये दर्शा रहा है जिधर एरो होगा उधर ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखें तो दिया गया कि द रिएक्टेंट क्या दिया गया कि द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो रिएक्टेंट है उसको कहाँ लिखा गया है, तो LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है विथ ए प्लस साइन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही है, एक तो मैग्नीशियम और बीच में प्लस आपको लगाया गया, और ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को प्लस किया गया क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको डिनोट, कैसे इसको दर्शाना है, डिनोट करना, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम आपको ये इतना डिटेल में बता रहे हैं ताकि चीज़ें आप इजीली समझ पाएँ।
आगे दिया गया है कि सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के बाद वो किधर लिखाएगा, तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड में लिखाएगा विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। उसमें क्या होगा कि प्लस साइन लगा के उसको लिखा जाएगा। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट्स, और जो भी एरो का हेड होता है, जैसे हमने यहाँ पे एरो बनाया तो जिधर ये हेड जा रहा है इसी तरफ हम लोगों को क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट लिखना होगा, जो भी मतलब प्रोडक्ट को डिनोट करना होगा, दर्शाना होगा। और इसके इस साइड में क्या होगा, तो इधर रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट लिखेंगे हम, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स किधर लिखना है, तो एरो के टेल की तरफ, और इसके हेड की तरफ क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। एंड सो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये जो इसका हेड होता है वो ही वही ये दर्शाता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हुआ है। अदरवाइज अगर हम लोग इस तरीके से दूसरे इसको जस्ट अपोजिट कर दे तो हमारा प्रोडक्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा है, और इधर रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी दिखाता है जो एरो होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाया जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है, ताकि अगर आप बताएंगे तो हमें उससे समझ में आएगा कि हाँ हम जो यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो तरीका अच्छा है, ठीक है, वो तरीका आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको नहीं बताते। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला स्लाइड आपके सामने आ चुका है। अब देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है तो उस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग उसको मैग्नीशियम को पूरा वर्ड में लिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है, और मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को, तो किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखना है वो चीज़ हम लोग अब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए जानेंगे कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। अगर हम बात करें तो दिया गया कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसके अलावा, जब हम आपको बताएंगे कि ये काफ़ी लॉन्ग फॉर्म है तो आपके मन में भी आएगा कि अगर ये लॉन्ग है तो हो सकता है कि इससे शॉर्टर तरीका भी हो सकता है जिसके थ्रू हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिख पाएँ। तो क्या ऐसा कोई तरीका है, इज देयर एनी अदर वे शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो चलिए हाँ बिल्कुल है, और कैसे है, क्या करना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए पसंद आ रहा है तो शेयर भी करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरा साइंस आपको मिलेगा यहाँ पे। बोर्ड एग्जाम जो आपका आएगा उसमें आप 95 प्लस लाइएगा सिर्फ साइंस में, अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो अगर आप केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, देखिए हर एक जो भी सब्सटेंस है उसको डिनोट करने के लिए उसका सिंबल बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आप वर्ड के जगह पे उस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो केमिकल इक्वेशंस आप लिखेंगे वो और ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा और कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग को समझना है कि कैसे लिखना क्या है, ठीक है। तो दिया गया है कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन का काम क्या है, ठीक है, आखिर केमिकल इक्वेशन हम लोग क्यों लिखेंगे, क्यों ज़रूरी है। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि उस रिएक्शन में किस ने पार्टिसिपेट किया है और प्रोडक्ट के तौर पे यानी कि रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिला है। तो उसी को दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन ज़रूरी है, ताकि जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग दर्शा सके लिख के, ठीक है। उसको लिख के दिखाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम आपको समझा रहे हैं, तो अभी हम आपके सामने प्रेजेंट है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है हमारा बात आप सुन रहे हो, लेकिन जो सिर्फ बुक आप जब खोलिएगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। कोई सिर्फ लिख दे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कैसे पता चलेगा क्या उसमें पार्टिसिपेट किया, नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि उसको डिनोट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन का जरूरत पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। यहाँ पे एक दिया गया है कि अगर आप फॉर देखेंगे कि ये जो फार्मूला क्या क्या होता है इस सब्सटेंस का, जो पार्टिसिपेट किया हुआ है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम पार्टिसिपेट किया था, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया, ठीक है। मैग्नीशियम के अलावा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया था और हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसके फार्मूला को लिखें तो इसमें फार्मूला इस तरीके से क्या क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है। जो मैग्नीशियम है इसको Mg से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट करेंगे, तो Mg से डिनोट करेंगे। वहीं पे इसको बीच में प्लस यानी कि इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। और इसको जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से हमने एरो से इसको डिनोट किया और बनाया क्या, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको याद रखिएगा, ये 1.2 आपको ये क्या दिया, इक्वेशन दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को लिख दिया, लेकिन
अब इसके बाद लेकिन जैसे अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब लेकिन क्या? तो दिया गया कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ द एरो। अब यहाँ पे आपको जो इसमें एटम है, जो भी एलिमेंट्स है इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसके एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड एरो के, उसको क्या करना है, काउंट करना है और उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ द साइड्स। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या जो एटम का नंबर है वो दोनों तरफ सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम है कि नहीं। सिंपल सा काउंट कैसे करना है ये भी आपको हम बता ही देते हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे 1 mg है, ठीक है, 1 mg है, ये कितना है, 1 है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में 1 mg है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का हम बात कर रहे हैं, ये दोनों मिलके किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो रहा है लेकिन मैग्नीशियम 1 हो रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट में देखें तो 1 mg भी है और 1 ऑक्सीजन भी है, यानी कि इसका O2 1 O हो गया। तो इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे, आगे जो सीखेंगे उसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, सबको इक्वल रखा जाता है, ठीक है। इक्वल क्यों रखा जाता है ये भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी एटम है उसको इक्वल रखना है केमिकल इक्वेशन को जब आप लिखेंगे, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर डिनोट करेंगे इक्वेशन में तो उसमें आपको क्या करना है, बैलेंस तरीके से लिखना है, और ये चीज़ आपको सिखाएंगे। तो दिया गया है कि देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर क्या दिया गया है कि इफ यस, यानी कि दोनों ही तरफ अगर इसके एटम इक्वल हैं एरो के लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बोलेंगे, कि वो इक्वेशन बैलेंस है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है आपसे, और एक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आपको देख के एटम को काउंट करना होगा दोनों ही तरफ, और अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, इक्वल है तो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। दिया गया कि बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये इसलिए अनबैलेंस है क्योंकि जो मास है एटम का, ठीक है, वो क्या है, दोनों तरफ सेम नहीं है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो इस तरीके की केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन किसी रिएक्शन का। जैसे इक्वेशन 1.2 दिया गया, ठीक है, 1.2 यहाँ पे हमने देखा, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं गाइस, ताकि चीज़ें और ज़्यादा तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे समझने लायक चीज़ें आपको मिल गया, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन वहाँ पे क्या बात हो रहा है, इक्वेशन 1.2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 1.2 आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। तो जो हमने मैग्नीशियम को जलाया था इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में जो हमने मैग्नीशियम जलाया उसका ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, जो कि 1.2 यहाँ से डिनोट कर रहा है। तो अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। 1.1.2 के में हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट यू स्टडीड इन क्लास 9th। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लास 9th के बारे में सीखना याद करना होगा, जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उस चीज़ को एक बार रिकॉल करिए कि आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं कि हमने वहाँ पे पढ़ा क्या था, कि जो मास है, जो मास होता है उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो मास होगा, ना तो उसको हम लोग नया मास क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मास उसमें रहेगा ही रहेगा, जो रहेगा वो इक्वल होगा। तो डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो मास होगा, जो प्रेजेंट होगा एलिमेंट्स किसमें, प्रोडक्ट्स में किसी केमिकल रिएक्शन का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल होना चाहिए। उसके इक्वल अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग में इक्वल करना होगा, और जब वो इक्वल करेंगे तो उसको ही हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ही बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। समझ में आया ये चीज़ है। तो यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें बताया गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ एक बार हम लोग फिर से नेक्स्ट जो सेशन हम लोग करेंगे वहाँ पे इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आने वाले सेशन में
ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।